टेक्निकल सेशन की साप्ताहिक परिपाटी में आज फिर कुमार सचिंद्रा, सहायक अभियंता MPPTCL उज्जैन, आज पॉलीमर इंसुलेटर जो हमारी लाइनों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में लगी है, उसके एजिंग इफेक्ट और परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर आज हमें टेक्निकल सभी को सेशन नमस्कार देंगे। सर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसके बारे में है सर कि जो पॉलीमर इंसुलेटर होते हैं हमारे, उसके ऊपर जो एजिंग इफेक्ट्स, एजिंग को कैसे उसके इनहेंस करते हैं। एक केस स्टडी भी है सर गांधी सागर में, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका इफेक्ट क्या हुआ था, मेजरिंग करके क्लीन करके किया था सर। वो लास्ट ईयर किया था सर, 2023 में अप्रैल और मई में। तो सर जो वेरियस फैक्टर्स हैं सर, जो ये जो नॉन सेरेमिक इंसुलेटर जो पॉलीमर में अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक है जो उस पर पाउडर जैसा बन जाता है सर उसके सरफेस पर। दूसरा सर ग्रेजिंग है, जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो होता है उसके ऊपर, उसकी वजह से होता है। थर्ड है कोरोजन, जो अपना कोरोना की वजह से जो होता है। फोर्थ है सर कि वो हाइड्रोफोबिक नेचर, मतलब जो रहता है लोटस लीफ का इनिशियली लोटस लीफ वाला उस पर कनेक्टर रहता है, मतलब कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। जो कॉन्टेक्ट एंगल होता है उसका वो 147 के आसपास रहता है। और लेकिन वो धीरे धीरे पॉल्यूशन और जो भी जो एजिंग इफेक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रो वाटर लवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिफ्थ है फॉग, जो विंटर सीजन में आता है। सिक्स है सर बर्ड स्क्रेटर। एक सर और जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज में कि जो होते रहते हैं उस पर कंटिन्यूअस रूप में हमारा सनलाइट आता है। फिर सर एक जो ट्रिपल पॉइंट बनता है 3 डिफरेंट मीडियम की वजह से, वो है सर। फिर इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ह्यूमिडिटी। अगर वो मतलब कोरोना वो क्या बोलते हैं, पॉलीमर बनने के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर उसमें कैविटी है तो उसमें एक फायर लीकेज बनेगा। फिफ्थ है सर ये एक लास्ट में है सर ये वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर ड्रॉपलेट का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर, पॉलीमर के ऊपर जी। तो एक एक करके इसका डिस्कशन करेंगे। ये हमारा सर एक पॉलीमर इंसुलेटर का है। जैसे इसमें ये है कि सर जो हमारा जो एंड फिटिंग होती है सर, वो IEC और जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रहता है वो। लेकिन जो ये बैरल होता है, हमारे इन फिटिंग बैरल बोलते हैं इसको मैन्युफैक्चरर और जो रिसीवर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं, पर ये फिक्स रहता है लगभग। इसमें सर एक ये चीज़ होती है जो हमारा पॉलीमर में है, इसको इन फिटिंग लिप बोलते हैं या कोरोना बॉल बोलते हैं। इसको ऐसा इसलिए ये ऐसा एक पॉइंट होता है यहाँ पर जो ट्रिपल इंटरफेज होता है। मतलब यहाँ पे एक हमारा ये मेटल पार्ट है, यहाँ पे फाइबर रॉड है या जिसको बोल सकते हैं, जो इस पे पॉलीमर है और सराउंडिंग एयर है। तो 3 इस पे वो बन रहे हैं, मीडियम आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक ये ट्रिपल इंटरफेस बनाता है सर। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोजन वगैरह के चांसेस, जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। आगे उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें सर ये जो हमारा पॉलीमर है या जो पोर्सलिन जो भी इंसुलेटर होता है, वो 2 टाइप की इसमें डिस्टेंस होती है। एक होता है डायरेक्ट स्ट्राइक डिस्टेंस बोलते हैं, या ड्राई आर्किंग बोलते हैं इसको। मतलब ये मेटल पार्ट से इस मेटल पार्ट तक के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा थ्रू एयर, सराउंडिंग एयर के थ्रू जो होगा उसको बोलेंगे। इसमें क्या है कि अगर ये पॉल्यूटेड है, अगर फिर भी अगर इसमें और ड्राई है, तो एज ए कैपेसिटर वर्क करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा वो सराउंडिंग एयर के थ्रू होगा इसमें। और ये जैसे ये मेटल पार्ट है, ये मेटल पार्ट है, एक हाई एंड है, हाई वोल्टेज एंड है, एक लो वोल्टेज एंड है इसमें। तो ये कैपेसिटर बनेगा। तो इसमें हमें सर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वो ज़्यादा चाहिए हमें। लेकिन अगर वेट है और साथ में अगर पोल्यूटेड है तो ये से इसमें आएगा। इस टाइप से इसमें आएगा सर। यहाँ पर जो इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि ये वेट है और लगभग ये रेसिस्टिव नेचर आ जाता है। तो इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा वो कम रहेगा। एक सर वीडियो है, ये सर इनिशियली जो है इसमें वो ड्राई बैंड
मतलब वो ड्राई बंड ये वेट के लिए दिखा रहे हैं इसमें। ये इसमें जो है वो एक ड्राई बंड बन रहा है, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं सर, तो इसमें स्पार्किंग जो है वेरियस रीजन पे होता जा रहा है। ये फाइनली जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, लैब में है ये, अपने फील्ड का नहीं है, लैब का है ये, तो ये इस पे फ्लैश ओवर आ जाएगा सर, पॉल्यूशन की वजह से जो होगा। ये सर ये ड्राई का है, ड्राई का है। इस पे वोल्टेज बढ़ा रहा है तो कुछ भी हमें स्पार्क नहीं दिख रहा है, भले पॉल्यूटेड हो, पर अगर ड्राई है ये तो इस पे स्पार्किंग देख, इस पे यहाँ से स्पार्किंग हो रही है, मतलब वो सराउंडिंग एयर के थ्रू हो रही है इसमें, जैसा दिख भी रहा है। अब सर आते हैं ये ग्रेजिंग पे, जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस रहता है, जो पार्शियल डिस्चार्ज की वजह से, कोरोना एक्टिविटी की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, जो भी इस पे एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से सर इस टाइप के स्ट्रक्चर बनता है इसमें। तो इसको सर एक ग्रेजिंग बोलते हैं। और जब ये ग्रेजिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो फिर वो एक ऐसा बनाता है सर। ये इसको एलिगेटिंग बोलते हैं। एलिगेटिंग इसलिए कि जो एलिगेटर की स्किन होती है उस टाइप की बन जाती है इसमें जी। ये है सर चॉकिंग, मतलब अगर यूवी डिग्रेडेशन ओजोन की वजह से, जो ओजोन जो जनरेट होता है कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, उसकी वजह से ये सर एक पाउडर जैसा आ जाता है, मतलब ऊपर का जो लेयर होता है जो वो डिकम्पोज, मतलब खराब हो जाता है एक तरीके का। तो उसमें ये जो पॉलीमर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं। ये सर ये जैसे ट्रीइंग जो होती है उसमें उसी का है, मतलब ये पार्शियल डिस्चार्ज है एक तरीके का है। ये सर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अफेक्ट करता है, जैसे कि ये 3 टाइप के होते हैं सर जनरली, लेकिन 95% को जो ओजोन लेयर होता है हमारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन 5% करीब अर्थ पे आता है सर। तो जो अर्थ पे आता है तो वो होता क्या है, वो उसका वो जो हमारा सिलिकॉन होता है, जो ये हमारा जो रबड़ होता है, उसमें सर R2SiO2 का ये इनफिनाइट नंबर ऑफ चेन्स होते हैं इसमें। तो वो अगर इस पॉलीमर स्ट्रक्चर पे अगर पॉलीमर स्ट्रक्चर पे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आया, जो उसके जो बीटा रेज हुए, वो जो पॉलीमर है हमारा उसमें से एक फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल का मतलब है सर केमिकली एक्टिव एक एलिमेंट बनाएगा। वो जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है सर। वो हाइड्रोपेरोक्साइड जो होता है वो केमिकली एक्टिव होता है, वो फिर उसमें चेन सिसरिंग होती है और वो जो है कोरोना वो जो है उसको पॉलीमर का जो क्रॉस लिंकिंग कर देता है। क्रॉस लिंकिंग की वजह से इसमें जो है डिग्रेडेशन होने लगता है, फिर से ये कंटिन्यूअस चलता रहता है इसमें तो इसकी वजह से ये खराब होता है। दूसरा है सर जो हमारा जो यूवी रेज है सर, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, अगर यूवी रेज और कोरोना की वजह से सर वो जो उसको एलिमेंटल ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है या फ्री रेडिकल बना देता है। वो ऑक्सीजन वो जो एटम ऑक्सीजन है, चार्ज है एक तरीके का, तो वो O2 के साथ मिल करके O3 बना लेता है सर और ओजोन लेयर में कन्वर्ट कर देता है उसको, सॉरी ओजोन बना देता है उसका। तो ये जो होता है, जो ओजोन होता है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है उसके जो अपना सिलिकॉन रबड़ है उस पर करके फिर उसको रप्चर कर देता है, उसको खराब करता है और इसमें क्रॉस लिंकिंग होने लगती है। ये उसका एक चेन रिएक्शन है सर, ये इसमें वही लिखा है, ओजोन रप्चर ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल्स। ये सर ये एक TLM सीहोर का था सर, ब्रेकडाउन वाले ग्रुप में आया था, TLM सीहोर में ब्रेकडाउन हुई थी। इसमें मेरा दिखाने का मतलब है कि इसमें पॉल्यूशन है सर, पॉल्यूशन इसमें लगे हैं, इसमें दिखने में भी दिख रहा है इसमें। ये सर मेरे यहाँ एक लाइन ब्रेकडाउन हुई थी, ये 16 अगस्त को, ये उज्जैन बड़ौद लाइन सर्किट 1 ब्रेकडाउन हुई थी। इस पर ये एक ड्राई बैंड जो वीडियो में दिख रहा था, जैसा दिख रहा है, इसमें ड्राई बैंड बना हुआ है। इसमें एक चीज था कि, और इसमें सर ये पॉल्यूशन भी इसमें है। इसमें एक चीज थी कि सर ये जो क्रॉस आर्म एंड पे ग्रेडिंग रिंग
वो मतलब कोरोना रिंग बोल दें या ग्रेटिंग रिंग बोल दें, वो नहीं लगी हुई थी, जैसे 220 में रहता है कि लगना चाहिए। और लेकिन उस पे कंडक्टर एंड पर था ये एक इसको एक सब ट्रिपल जंक्शन बनता है हर जगह पे, जैसे इनिशियल वाले स्लाइड में बताया भी था मैं। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये परमिटिविटी जो है वो मीडियम मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा ये कंडक्टर है तो उसकी इन्फिनाइट होगी, तो इन्फिनाइट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी कंडक्टर में जीरो होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। और ये इंसुलेटर में सर लेस देन 10 रहता है परमिटिविटी, लेकिन एयर में से लगभग 1 रहता है। तो अगर देखें इन्वर्सली है तो सबसे ज्यादा एयर पे होगी, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इस पॉइंट पे जो कोनी सेक्शन है या कुछ भी रहेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस सबसे ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा। कोरोड होने के चांसेस या कोरोना होने के चांसेस सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे रहेंगे, ट्रिपल फेज पे। ये सर हमारा एक पॉलीमर है, पॉलीमर या पोर्सिलिन। इसमें मेन चीज 2 ही पार्ट होती है। ये हमारा सेट बोलते हैं जो द्विवेदी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 1 मिनट सचिंद्र। जी जी सर जी। द्विवेदी साहब ने हैंड रेज किया है शायद। अच्छा, वो दिखा, मेरे को दिखा नहीं था, मैं मैसेज पढ़ रहा था। द्विवेदी साहब कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ क्वेरी है? नहीं सर, वो गलती से हो गया था, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं संजीव से रिक्वेस्ट करता कि पिछली स्लाइड एक बार फिर से बताइए। ट्रिपल पॉइंट सर। हाँ ये वाला, हाँ बिल्कुल फिर से बताइए सर। जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, वो के बाई, मैं के लिखा है सर इजी के लिए, 1/f। हमारा मेन फोकस सर जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है ना सर मीडियम की, जैसे कि एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और वो म्यू होता है था उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये एप्सिलॉन जो है सर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हमारा कंडक्टर होता है सर उसमें एप्सिलॉन जो होता है लगभग इन्फिनाइट होता है। तो वो जैसे कि ये इन्फिनाइट होगा सर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और जैसे कि ये 4 और 5 मतलब अंडर 10 रहता है इंसुलेटर के लिए या डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी कम रहेगा। लेकिन एयर है सर तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि उसका ई जो ER जो है ना वो 1 के करीब रहता है लगभग। तो यहाँ पर तीन वो आ रहे हैं सर। तो इलेक्ट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबका इसमें तो है ही नहीं कंडक्टर में, इसमें है इंसुलेटर में, और एयर में सबसे ज्यादा है। तो अगर कोई कोने सेक्शन होगा या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस रहेगा सर, और वो ये स्ट्रेस जो है आगे स्लाइड में क्लियर होता जाएगा सर कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इस पॉइंट पे सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है डाइलेक्ट्रिक से या वो इसके सबसे इस पे पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा सर। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, थैंक यू सर। ये हमारा पॉलीमर है सर, ये एक रिंग रहता है जो उसकी पॉलीमर का रबड़ का। और ये सर हमारा FRP के ऊपर जो कवर है ये तो इसको सीथ बोलते हैं। ये जो है सर इसको शेड बोलते हैं। तो हम वो जो अभी जो डिस्कस किए है उस पर हम मानते हैं कि अगर ये हमारा वाटर है, प्योर वाटर का सर डाइलेक्ट्रिक जो है वो लगभग 80 के करीब होता है। हमारा इंसुलेशन का जो इंसुलेटर है हमारा उसका 5 to 10 अंडर 10 रहता है, और यहाँ पर एयर है। तो यहाँ पर सर एक ट्रिपल इंटरफेस बन रहा है यहाँ पर। तो ये बन रहा है तो सर इनिशियली जो है मतलब कि जो हमारा ये है, देखिए सर ये जो ड्रॉप है जो एक हाइड्रोफोबिसिटी डिफाइन करने के लिए लोटस लीफ का मानते हैं, इसके थ्रू डिफाइन किया जाता है। ये IEC का है 620-73। उसमें 6 लेवल होते हैं, SC1 से SC6 तक होते हैं। SC1 जो होता है परफेक्ट हाइड्रोफोबिक होता है, उसका एंगल 147 के आसपास होना चाहिए। तो ये शुरू में सर हमारा जो है ना ये परफेक्ट हाइड्रोफोबिक है, मतलब कॉन्टेक्ट एंगल जो है उसका 90 से ज्यादा है सर। तो अभी ये हाइड्रोफोबिक है सर। ये कॉन्टेक्ट एंगल जो है इसमें दिख भी रहा है, मतलब इसका इंसुलेटर के साथ जो बना रहा है वो 90 के अबव है वो। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर जो हम मान रहे हैं या मानते क्या होता ही है वो कि जो हाई एंड है हमारा कंडक्टर उससे लो एंड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस पे जो बन रहा है सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिखा है ट्रिपल पॉइंट के, इसके अलोंग लगेगा। तो ये वाटर ड्रॉपलेट को इलोंगेट करेगा, बड़ा करेगा इसको, मतलब या आसपास के वाटर ड्रॉपलेट होंगे तो उससे मिक्स होने लगेगा इस पर।
तो देखिए ये हाइड्रोफोबिक था, AC1 क्लास का था, अब ये धीरे धीरे AC6 क्लास में चला गया। जैसे दिख भी रहा है सर, ये वाटर ड्रॉपलेट थे पर अच्छा हाइड्रोफोबिक नेचर था इसका। अब ये इस वाटर ड्रॉपलेट आपस में कोलाइड करके हाइड्रोफिलिक बन गई है, तो ये बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बन गया। इसमें सर वही चीज है, जैसे ये है हमारा सीथ मॉडल, ये सीथ जो है इस पे इस टाइप का ये यहाँ पे देखें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उसके ये इस पे लग रहा है, ट्रिपल जंक्शन पे लग रहा है। ट्रिपल जंक्शन पे जैसे आप ऊपर डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे ज्यादा लगेगी, तो ये इसको वाटर को इनोवेट करेगा। और जो ये हमारा इस पे जो रबड़ का जो ये जो रिंग है, रिंग पे सर परपेंडिकुलर लगेगा, तो इस पे ज्यादा वो डिफेक्ट उस पे ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा FRP जो ये रॉड जो होती है ना, उस पे ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज्यादा रहता है। आगे की स्लाइड में दिखेगा अभी सर। ये सर ये उनका IIT इंस्टीट्यूट है सर थॉमसन की, उनकी रिसर्च की थी, मेरे को इंटरनेट पर मिला था। 19 फरवरी का उनका एक जर्नल था, उसमें था ये। वो मैं स्लाइड शेयर राय को दे दूंगा शेयर करने के लिए। इसमें दिखा रहा है सर कि अगर ब्लैक वाला जो दिखा रहा है इसमें एक वाटर ड्रॉपलेट नहीं है अगर, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कम है, मतलब स्ट्रेंथ उसकी कम है। लेकिन जैसे ही उसमें वाटर ड्रॉपलेट आते हैं और उसका साइज बढ़ता है, उसी के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है बढ़ते जाती है। जैसे अगर वाटर नहीं है तो इसमें वो करीब 33 kV का एक इंसुलेटर लिए थे, उस पर रिसर्च था इनका, तो करीब 3 जो उसकी kV पर सेंटीमीटर था सर, 3 kV। अब जैसे जैसे हमने वाटर इनलार्ज किया, मतलब लार्ज ड्रॉप बना, अगर लार्ज ड्रॉप बना तो सर ये 3 फोल्ड बढ़ गई। उनके रिसर्च में ये आया कि ये जो ट्रिपल जंक्शन था उस पर कोरोना जो डिस्चार्ज होता है हमारा, वो इंसेप्शन वोल्टेज जो है वो 27 पे ही हो गया था, और जो टॉप ऑफ द वाटर था, जो कोरोना इंसेप्शन पोजीशन था उसका, ये ट्रिपल जंक्शन में बना तो कम था, इस पे ज्यादा चाहिए था, तो मतलब ये ज्यादा अफेक्ट हो रहा था। एक और चीज की परमिटिविटी जो है एक तरीके का कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। जैसे जैसे उसमें कंटामिनेशन या पोल्यूशन ऐड होता रहेगा तो वो परमिटिविटी भी घटती जाएगी। मतलब कि अगर प्योर वाटर का जैसे मैं बोला था कि 80 रहता है परमिटिविटी, लेकिन अगर इम्प्योर वाटर और उसमें कंटामिनेशन ऐड करते जाएंगे तो उसकी परमिटिविटी जो है घटती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ती जाएगी। ये इसमें वो नहीं है कि ये 1 से ज्यादा होगा, ये ज्यादा नहीं होगा। वाई जो है वो मोल पर लीटर है, जो कि मतलब जैसे कि वाटर का होता है 18 होता है मोल पर लीटर, जोड़ेंगे तो उसमें करीब वो 55 आता है मोल, 55 मोल डालना पड़ता है तब जाके 1 लीटर में 55 मोल आते हैं, मतलब ग्राम में रहता है सर। ये है मतलब 1 से ये पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा कभी। ये सर एक ड्राई बैंड जो वीडियो दिखाया था, जैसे इसमें सर ड्राई बैंड की वजह से जो ये सर ड्राई बैंड बन रहा है, इसका वीडियो है, देख लेते हैं। इसका सर स्प्रे करते हैं वाटर का, ये सर ये ड्राई बैंड है, यहाँ दिख रहा है, इसका इमेज लिया हुआ है। ये इसको जो भी स्पार्किंग हो रही है उसको स्मॉल आर के स्किंटिलेशंस बोलते हैं। इसमें होता ये है सर, जैसे हमारा ये था, जैसे इसमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वाटर का जो कंटिन्यू है, यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। और ये ब्रेक क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो ओमिक हीटिंग हो रही है इसमें, हाँ ये वाला, इसमें सर जो हमारा वेटिंग ऑफ सरफेस का जो वेटिंग है सर वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक जगह वाटर की जो थिकनेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और जो करंट डेंसिटी है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो अलग अलग, क्योंकि अलग यहाँ पर जैसे कि ड्राई है, अलग अलग मटेरियल से वो मतलब कि सरफेस एरिया से गुजर रहा है वो, तो उसकी करंट डेंसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, तो इवेपोरेशन भी होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये हम एक मान रहे हैं वाटर फिलामेंट मान रहे हैं, मतलब वाटर का एक लेयर मान रहे हैं।
इसमें अगर हम करंट डेंसिटी जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो मान रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा वाटर लेवल था वो थिनेस्ट था, मतलब सबसे कम लेयर था उसका। तो यहाँ पर ये पहले इवेपोरेट होगा ओमिक हीटिंग की वजह से, I²R जो था उसकी वजह से, लीकेज करंट की वजह से सबसे पहले यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। तो ये पॉलीमर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जैसे यहाँ पे हाई वोल्टेज था, ये पहले यहाँ पे ग्राउंड बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ग्राउंड बन रहा है इसका। ये एक अलग फिलामेंट हो गया, ये एक अलग फिलामेंट हो गया, के बीच में स्पार्किंग होने लगेगी। अगर इसका इलेक्ट्रिकल डिजाइन सर्किट देखेंगे कि कैसे बनेगा ये, तो ये इसमें ये सर यहाँ से लिया, ये इनका क्या बोलते हैं, ये सर एक यूनिवर्सिटी अब उनकी है, मलेशिया की है, ये स्पेलिंग सही है, उनकी बुक में था ये। मलेशिया की यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च किए थे। वो आइलैंड है तो वहाँ पे NaCl नमक वगैरह का ज़्यादा रहता है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी, तो उनके बुक से लिया था मैं। तो ये यहाँ पर अगर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था कि अगर ड्राई है या पोल्यूटेड है तो वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो सरफेस में जो करंट फ्लो होगा वो कैपेसिटिव नेचर होगा, लीकेज करंट जो होगा मैं होगा, मतलब ऐसा रहेगा कि मतलब निग्लिजिबल रहेगा, दिखेगा भी नहीं अपने को। लेकिन जैसे ही वाटर आता है, वेट होता है वो, तो उस पर पॉल्यूशन के साथ मिलके एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का बना लेगा वो। अब इलेक्ट्रोलाइट बना लेगा तो जो ये कैपेसिटिव नेचर था अब वो उसमें आ जाएगा सर, रेसिस्टिव इन नेचर हो जाएगा। तो उसमें करंट रेसिस्टिव नेचर आ जाएगा, तो इसमें ओमिक हीटिंग शुरू होगी सर, I²R शुरू होगी। होगा ये कि यहाँ पर मान लेते हैं कि थिनेस्ट लेयर था, तो जैसे ये 2 फिलामेंट बन जाएंगे, जैसे ये बना था, तो 2 फिलामेंट बन गए यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ पर पॉलीमर आ गया, तो उसका कैपेसिटेंस भी आएगा, और उसका क्या बोलते हैं रेसिस्टर, वो भी आ जाएगा इसमें रोल में। तो जो भी वोल्टेज लगेगा सर, तो ये यहाँ पे हाई इम्पीडेंस आ गया तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आएगा तो अब वो उसके बीच में स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। स्पार्किंग शुरू होगी तो ये धीरे धीरे कार्बनाइज हो जाएगा और वो एक तरीके का ट्रैकिंग बना लेगा। मतलब ये स्विच सिर्फ इसलिए है कि दिखाने के लिए है कि ये इसमें बन गया है, इसका कोई वो नहीं है, ये दिखाने के लिए है कि इसमें ट्रैकिंग जो है बन गई है। अब ये मतलब पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी थी वो उसको लूज कर चुका है। ये जो ओमिक हीटिंग या जिसको जो भी बोल सकते हैं, ये करंट डेंसिटी के स्क्वायर में रहता है जी। वो करंट डेंसिटी वही I², मतलब करंट का स्क्वायर ही है वो जी। इसमें क्या होता है सर कि धीरे धीरे जो ये जैसे ड्राई बैंड था यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, धीरे धीरे ये इसके बीच में जो ये पॉलीमर बचा है उस पर फिर ये स्ट्राइक करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक एक पूरा कंप्लीट बना लेंगे और वो जो खराब हो जाएगा सर, इससे हमारा पॉलीमर जो है खराब हो जाएगा। ये जैसे सर ये वाला का है, इसका डायग्राम, मतलब जो लीकेज करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है, जो मतलब ड्राई बैंड के पहले, बिफोर ड्राई बैंड के पहले जो है, और जो इस टाइप का रहेगा, मतलब करंट फ्लो होगा जो मतलब साइनसॉइडल रहेगा, उसमें हार्मोनिक नहीं रहेंगे ज़्यादा। लेकिन जैसे ही ये ड्राई बैंड्स बनने लगेंगे इसके ऊपर, तो ये सर हार्मोनिक कॉन्टैक्ट इसमें ऐड होते जाएंगे, 3rd, 5th, 7th। तो ये कुछ नहीं, ये ओमिक हीटिंग को इंक्रीज करेगा, तो और मोर नंबर ऑफ ड्राई बैंड्स जो है इसमें बनेंगे और धीरे धीरे उसको पॉलीमर को खराब करेगा। ये सर कोरोना है, कोरोना क्या डिस्चार्ज का है, मैंने फार्मूला में ज़्यादा नहीं लिखा है इसमें। ये जैसे सर अपना ट्रिपल पॉइंट बन रहा है, जैसे ये अपना है, ये इंसुलेटर है हमारा, यहाँ पे मेटल पार्ट इसमें आया जो फिटिंग है, और सर सराउंडिंग एयर है। तो यहाँ अगर ये रिंग नहीं लगाते तो ये इस पर आता, तो इस पर आता तो ये इसको ज़्यादा खराब करने के चांसेस थे। अब ये सारा का सारा इस पे आ गया। ये रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो du/dx होता है, मतलब वोल्टेज का ग्रेडियंट होता है, मतलब वोल्टेज और स्पेस के अकॉर्डिंग वो होता है। तो यहाँ पे फोकस करता, लेकिन अब ये पूरा का पूरा इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो, तो हमारा ये ट्रिपल पॉइंट ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। कोरोना जो है सर वो मेन है कि ये जैसे ओजोन बनाता है सर, नाइट्रिक एसिड बनाता है, ये सब वो बनाता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है नेचर की वजह से सर ये
व्हाइट पाउडर बनने लगता है और ये क्रोजन वगैरह होता है इसमें। जैसे ऊपर में भी डिस्कस किया था सर कि अगर वाटर ड्रॉपलेट की वैल्यू बढ़ती जाती है, वाटर ड्रॉपलेट की वैल्यू बढ़ती है तो इंसेप्शन वोल्टेज जो है सर, ये साउंड थम्पटन का जर्नल में आया था ये, तो ये जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमारा कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज भी घटेगा और जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है वो भी घटेगा सर। और परमिटिविटी जैसे बताया भी था कि ये है सर ट्रिपल जंक्शन पॉइंट, यहाँ पर है इसका। जैसे अगर कोरोना रिंग लगा दिए हैं तो नहीं दिख रहा, अगर नहीं लगा है तो यहाँ पर वो एक डिस्चार्ज यहाँ पर कोरोना बनते हुए दिख रहा है। ये है अगर सर उसमें अगर कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है तो ये हो ये रहा है कि इसमें इसकी जो डायलेक्ट्रिक है चारों तरफ से वो करीब लेस देन 10 का है, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें यार कोई भी गैसियस रहेगा तो उसमें करीब 1 के करीब ही रहेगा, इससे तो कम ही रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, तो अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ F इक्वल टू QE होता है, मतलब Q इंटू E। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि प्लस से निकलता है माइनस में जाता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो एक पार्शियल डिस्चार्ज करेगा, पार्शियल डिस्चार्ज इस कैविटी को इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग में कन्वर्ट कर देगा इसको। ये सर रिंग के ऊपर है, ये इनका ये JET है सर, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिसर्च, अहमदाबाद का एक है, उनके जर्नल में आया था ये। उसमें ये था कि जैसे हमारा पोर्सिलिन इंसुलेटर रहता है सर, तो उसमें जैसे कि हमने अगर 10 लगाया तो उस पे 10 लगाया तो 10 कैपेसिटर बनते हैं, तो उस पे जो वोल्टेज ग्रेडियंट वोल्टेज वेरिएशन होता है वो लगभग इस टाइप का रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है लगभग वैसे ही रहता है। लेकिन हमारा पॉलीमर रहता है सर, पॉलीमर में ये इस टाइप का बनता है, मतलब ये हाई वोल्टेज एंड पे भी पिक रहेगा और लो वोल्टेज एंड पे पिक रहेगा। ये डाउन से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसका रेट ऑफ चेंज देखना है। जो E होता है वो dV/dx होता है, हमें रेट ऑफ चेंज देखना है जो इस सराउंडिंग एयर में हो रहा है। जैसे यहाँ पर सराउंडिंग एयर में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है हम उस पर हमें फोकस करना है। तो ये देखते हैं सर, इसका ये 220 kV का पॉलीमर इंसुलेटर का था सर, ये FR50 एलोन। जैसे कि इस एंड पे जैसे ये कोरोना रिंग लगाने के बाद ये ब्लू वाला जो है ये इस एंड पे कम हो गया, इस एंड पे जो हाई लो वोल्टेज एंड था उस पे ये बढ़ा है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बढ़ा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मतलब ये ट्रिपल जंक्शन पॉइंट जो था ना हमारा लो वोल्टेज एंड का, उस पे इफेक्ट नहीं किया है ये। वैसे ही ये जो शेड होती है उस पर भी यही हुआ है। ये 220 का है, ये का है सर, मतलब कि ये ग्राउंड जो है ग्राउंड एंड पे पॉलीमर वो लगा, जैसे कि मेरा जन बरूद वाले में ग्राउंड एंड पर मतलब क्रॉसर एंड पे वो नहीं लगी हुई थी ग्रेडिंग रिंग। ये सर एक टेस्ट होता है उनका, रोटेटिंग व्हील टिप टेस्ट कहते हैं। ये एजिंग को परफॉर्म करने के लिए होता है। सिगरेट द्वारा डिफाइंड है कि 5000 आवर्स अगर इससे करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो 10 इयर्स ऑफ नेचुरल एज है उसका वो उतना मान लिया जाएगा। तो इस सर ये 4 लेयर है इसमें। जैसे कि ये एनर्जाइज किया हमने इंसुलेटर को, फिर उसको रोटेट किया करीब 60 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए इसको हाई वोल्टेज पर रखा, फिर इसको रोटेट किया, कूल किया उसको, फिर सर नमक के सोल्यूशन में डाला, फिर इसको वाटर जो बरसात जैसा वाटर होता है उसको डाला इस पे। इसको ऐसे करते करते मतलब जितना देर देंगे तो जितना टाइम बढ़ेगा इसका, वैसे लीकेज करंट जो है ना वो बढ़ता जाएगा। ये सर मेरा एक वो है कि वो हमने क्या सर एसी साहब ने बोला था और डी साहब ने कि उसको पोर्सिलिन इंसुलेटर था, उसको क्लीन करके उसको निगल करके वो निगल करके दोबारा उसको लगाए थे उज्जैन गांधी सागर लाइन में। तो पहले जो 22-23 में जो था वो उसमें टिपिंग करीब 7 टिपिंग आई थी सर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इंसुलेशन की वजह से बोल रहा हूँ मैं, मतलब खेतों में आग लगने की वजह से और भी रीजन थे।
तो इसमें लगभग 7 टिपिंग आई थी सर। 4 टिपिंग तो जुलाई 2022 में ही आई थी। उसके बाद जब हमने इसमें सर तो एक ब्रेकडाउन, एक टिपिंग हुई है और एक ब्रेकडाउन हुई है। उज्जैन घोषणा में हुई थी सर 2 जनवरी को, और एक टिपिंग आई थी सर अभी 8 जुलाई को आई थी। इसमें इसका रीजन मेरे को दिखा कि ये मेरे पास एक ही वो जो हमने इसे मेगरिंग नहीं करा पाया था, क्योंकि इसमें रिचेकिंग वर्क चल रहा था तो 2 टीम इन्वॉल्व कर नहीं सकता था मैं, और मेगर जो था मेरी 2 टीम के पास पहले से थी, तो मेगरिंग नहीं किया था, बस क्लीनिंग किया था मैं। तो इसकी वजह से शायद मेगरिंग में डिस्क खराब रह गई होगी उसकी। ये सर रेमेडीज है, ज़्यादा रेमेडीज इसमें है सर। इसका मेरे को बुक मिला नहीं, मतलब वो पैसे लग रहे थे उसमें। तो ये जिंक ऑक्साइड की सर कोटिंग करते हैं अगर, चाइना का एक रिसर्च पेपर था, तो वो उस पर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। या पीरियोडिक लीकेज करंट टेस्ट करते रहें, टावर का लीकेज करंट जैसे बढ़ेगा वो टेस्ट करते रहें। या हम एक ट्रायल बेसिस पे देख सकते हैं कि 132 के वी में 220 के वी जहाँ पे ग्रेडिंग रिंग नहीं लगाए हैं, क्रॉसर में लगा के देखें। फिर सर ये जैसे कि आईपीटी टेस्ट है या रोटेशन व्हील टेस्ट, मैं उसका अपना प्रोक्योरमेंट का मैनुअल देखा था, तो उसमें ये टेस्ट नहीं इंक्लूड थे। हो सकता है वो करते होंगे मैन्युफैक्चर, पर उसमें मुझे दिखा नहीं। और ये भी एक मेरे ख्याल में भैया जो बात हुई तुम्हारी कलर की अलग अलग, तो जो लोहा लगा हुआ है उसमें व्हाइट करवाना है। नहीं, छत में तो अंकित आपका माइक ऑफ करिए, अंकित मेहरोलिया। इसमें सर जो एक क्लॉज हमें ऐड करना चाहिए, मतलब कि हम अगर 3 या 5 साल बाद जो है ये उसमें जो है मैन्युफैक्चर का एक मतलब ये वाला टेस्ट हम करके देखें, पूछे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका चेक करने के लिए। एक सर रेमेडीज है, लेकिन ये बहुत महंगा है। भोपाल में शायद ये करने की कोशिश की हुई थी। मतलब आरटीवी ये पॉलिसिलिन के ऊपर है सर, मतलब लेकिन ये महंगा है, तो इसको फिर मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। एक और है सर, मैं ये इसके बाद दिखाना चाहता हूँ। ये जो है सर हमारा पॉलीमर ही है, ये दोनों पॉलीमर हैं। ये सिमेट्रिक है, मतलब जो रिंग है हमारी पूरी की पूरी एक ही जैसी है, और ये असिमेट्रिक है, मतलब एक रिंग छोटी जो हमारे यहाँ यूज होती है। अब ये वाला यूज होता है, ये वाला नहीं होता। तो इसमें ये है कि इसमें जो करंट डेंसिटी जो है सर, इसकी करंट डेंसिटी जैसे 600 के करीब जा रही है, इसमें जो है 1000 के ऊपर जाती है। और ये एक चीज़ और नोट करना है कि इसमें जो करंट डेंसिटी है वो एफआरपी के पास ज़्यादा है। जैसे इसमें दिख भी रहा है रेड वाला एफआरपी रॉड पे जो बन रहा है, करंट डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मतलब आई स्क्वायर हीटिंग जो है उस पर ज़्यादा होती है, और ड्राइव एंड आर्किंग वगैरह के चांसेस उस पर सबसे ज़्यादा हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सिमेट्रिक वाला है उस पर दिख रहा है, ये असिमेट्रिक वाले में ज़्यादा है, ये 5 के करीब जा रहा है किलो वोल्ट सेंटीमीटर। इस पे जो है वो 3 या 3.5 के करीब ही जा रहा है। हाँ सचिंद्र, बहुत अच्छे से समझा है आपने, और सभी क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उसके बारे में अच्छे से बताया। आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, अब जैसा भी हो, है ना। हेलो, नमस्कार, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। हाँ आशुतोष, सर थोड़ी एक क्यूरी ये थी कि जो वेट और ड्राई टेस्ट बताया है अभी, एक्चुअली जो हमारे यहाँ प्रोक्योर्ड हुए हैं सर, वो सारे ड्राई और वेट टेस्ट लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी के करने के फैक्ट्री टेस्ट करने के बाद ही हम प्रोक्योर किए हैं। तो इसमें एजिंग इफेक्ट सिर्फ वेट और ड्राई से पड़ता है क्या? क्योंकि ये तो सारे टेस्ट करने के बाद ही प्रोक्योर करते हैं। इससे ज्यादा शायद अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो ही इसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो अगर वेट कंडीशन में तो पॉलीमर नहीं होना चाहिए फ्लैश ओवर। जैसे मेरे यहाँ जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, उस पे ये देखिए यहाँ पर ये मुझे लगता है ड्राई बैंड ही है, उसमें बनता तो है, सबको टेस्ट होने के बाद भी जैसे ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अगर सही से मतलब क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर को पावर फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करके लिया जाए तो वेट और ड्राई का इफेक्ट से नहीं होगा पंचर। एक्चुअली अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और लीकेज करंट बढ़ रही है तभी होगा। मतलब ये कॉमन फिनोमेना नहीं है कि अगर वेट है तो होगा ही, जैसा मतलब अभी हमने CPRI में टेस्ट के लिए बात की थी, हमारे यहाँ
नई लाइन में 2-4 जगह ब्रेक डाउन हो रहे थे, तो उनका यही कहना था कि हाई फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी में टेस्ट करके ही रहते हैं। अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ही ऐसी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ये जैसे मेरे यहाँ एक लाइन है हमेशा, वो 2015-16 में चार्ज हुई थी, 10 साल में उसमें पॉलीमर इंसुलेटर फेलिंग के चांसेस बहुत कम हुए, मतलब फेल हुए नहीं है। ट्रिपिंग आती है लेकिन फेल नहीं होता। लेकिन जैसे कि अपना ये जैसे सन फार्मा है को ब्रेकडाउन हुआ था उसमें, फिर अभी फिर से हुआ है ब्रेकडाउन उसमें। 8 जनवरी को हुआ था 24 में, फिर से ब्रेकडाउन हुआ है अभी, लेकिन वो उनका सब स्टेशन में जाता है, लेकिन वो 3 ब्रेकडाउन हो चुके हैं। यह है कि 4-5 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस तो घटती है, और वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग। डेकोसिल में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, डेकोसिल में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। वो तो श्री राधे वाला है, वो उसमें जो लगा है वो श्री राधे वाला है, वो शायद उसमें सन फार्मा ये वेट टेस्ट की प्रॉब्लम उन्हीं में आ रही है जिनमें सर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लीकेज करंट बढ़ रही है। इसको सर टेस्ट कराना पड़ेगा अपने को CPRI में। आशुतोष, ये इंस्पेक्शन के पहले अपन करते हैं क्या वेट टेस्ट, इलेक्ट्रिकल टेस्ट कुछ? सर ये जो टाइप टेस्ट है सर, ये वेट और ड्राई वाला, ये फैक्ट्री टेस्ट है सर। ये नहीं कराते हैं, अपने को दूसरे टेस्ट कराते हैं सर। ड्राई वेट वाला टाइप टेस्ट जो फैक्ट्री टेस्ट ये खुद करते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वाले। जी सर, ये अपन CPRI में करा सकते हैं सर। ये हैदराबाद और भोपाल में सर सिर्फ पावर फ्रीक्वेंसी वाला है। इंस्पेक्शन पे जाते हैं अपन। जी सर, तो ये वेट और ड्राई सर उस समय नहीं कराते हैं। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिक टेस्ट सर, इंस्पेक्शन वाला नहीं है। मतलब इंस्पेक्शन के टाइम इलेक्ट्रिकल टेस्ट कुछ भी नहीं होते हैं ना? नहीं होते हैं सर, ये फ्रिंज वाला होता है, और सर एक वो स्प्रे वाला होता है जिसमें जॉइंट्स चेक कराते हैं। तो पावर फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल है वो, तो मैकेनिकल का लोड देने के बाद अपन टेस्ट करवाते हैं वो स्प्रे वाला। जी, ये जो सर ये तो नहीं है मतलब वाला है सर। अभी जो सचिन जी ने दिखवाया वो एक लैब में, वो वेट और ड्राई टेस्ट वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर होता है सर, वो हम नहीं कराते इंस्पेक्शन के टाइम। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम टाइप टेस्ट में होता होगा। यस सर, टाइप टेस्ट है वो। टाइप टेस्ट है। ये सर है उसका अपना प्रोक्योरमेंट का मैनुअल है सर, उसमें हो सकता होता होगा सर। मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं सर, केमिकल एनालिसिस जिंक ऑक्साइड का जो करते हैं वो सब करते हैं, पर ये ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट करते तो हैं सर, एक्सेप्टेंस टेस्ट में करते हैं। अपन केवल मैकेनिकल टेस्ट कराते हैं, वो रिजल्ट देते हैं उसके साथ की जो फैक्ट्री का है जो उन्होंने पहले कराया है, वो रिपोर्ट भी साथ में जाती है अपनी कंपनी को। टाइप टेस्ट रहते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट में तो केवल मेरे को जो मालूम है उसमें मैकेनिकल केवल। जी सर। सचिंद्रा जी, इसमें क्या कुछ IS में प्रावधान है क्या इसका वेट टेस्ट? IS में नहीं है सर। मतलब मैंने प्रोक्योरमेंट से टेकअप, जब ये मेरी पॉलीमर बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे तो मैंने टेकअप किया था प्रोक्योरमेंट से, तो मुझे ही पता चला था कि आप लोग मैकेनिकल टेस्ट ही होता है जब ये इंस्पेक्शन पे जाते हैं। तो मैंने प्रोक्योरमेंट से टेकअप किया तो बोले कि IS में प्रोविज़न नहीं है, ऐसा उनका कहना था, इसलिए इन्होंने वो रखा भी था, फिर बाद में डिलीट कर दिया। सर ये उसका इन्हीं से लिया था सर, शैलेश मौर्य है ना, उससे लिया था मैं ये। तो उसमें ये लिखा है कि वाटर डिफ्यूजन टेस्ट तो करते हैं IEC 62217 के थ्रू, 2012 में है का है वो। अब वो मैं कभी गया नहीं हूँ सर इसके इंस्पेक्शन में, मुझे पता नहीं कि वो करते हैं कि नहीं करते। अगली बार आपका अच्छा एक्सपोजर है, आपने काफी डिटेल स्टडी की। ये कंपनी वाले अपने को जो अपना पूरा बन जाता है उसके पहले एक आध वो उधर भेजते हैं, अपने जो लैब वगैरह है ना, अथॉराइज्ड लैब है, उनको भेजते हैं और वहां से टेस्ट रिपोर्ट अपने को जाती है सीधी अपनी कंपनी को। अपना इंस्पेक्शन में अपन केवल मैकेनिकल टेस्ट ही देख पाते हैं। शायद कंपनी ने कभी किसी को भेजा होगा कहीं, मतलब मटेरियल तैयार हुआ और उसके साथ ही वो जो भी ऑथोराइज्ड लैब है वहां भेजा होगा, तो इसकी जानकारी नहीं है, पर ये होता है। इनिशियली वो लोग करके रखते हैं अपने पास और वही रिपोर्ट अपने को दे देते हैं, वो चली जाती है ऊपर सीधी।
आशुतोष, भोपाल सर, में लाठी साहब। वेट टेस्ट है क्या? हाँ सर, 132 का तो है सर यहाँ पे CPRI में। 220 का नहीं है? 220 के लिए हैदराबाद भेजना पड़ेगा सर। और वेट टेस्ट है कि नहीं? हाँ सर, वेट ड्राई दोनों है सर, पावर फ्रीक्वेंसी पे। ओके, ठीक है। हैदराबाद फिर क्या इन्हीं लोग भेजेंगे या अपने को भेजना नहीं पड़ेगा? सर, अपने को अलग से भेजना पड़ेगा सर। यहाँ से तो सर सिर्फ 132 का कर पाएंगे, उसके लिए हमने मेमो नोट भी उनसे लिया है सर। एक 60 to 75,000 का एक्सपेंस है सर टेस्ट कराने में, टाइप टेस्ट। ठीक है, ठीक है। दुबे साहब कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, जो ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट में जाते हैं तो टाइप टेस्ट नहीं दिखाते हैं। अभी मैं मंडीदीप में गया था सर, जब अभी इंसुलेटर टेस्ट किया था जो मंडीदीप सब स्टेशन के 132 के 70 के, तो उन्होंने ड्राई भी किया, वेट नहीं दिखाया था। उनके यहाँ वेट और ड्राई दोनों का अरेंजमेंट है सर, करते हैं टेस्ट सर। वो ड्राई फ्लश ओवर और वेट फ्लश ओवर दोनों कंडीशन में करते हैं पावर फ्रीक्वेंसी में सर। वो स्लीव में मतलब इस पे तो नहीं गया मैं। मंडीदीप में कहाँ? मंडीदीप में IEC में गया था सर। IEC में? अच्छा, हाँ IEC में गया था सर। नहीं सर, इसमें डिस्क इंसुलेटर में तो करते हैं सर, इसमें भी करते हैं अपने। हाँ, डिस्क की बात कर रहा हूँ, डिस्क इंसुलेटर। पॉलीमर में नहीं, एक्चुअली पॉलीमर में नहीं होता है ना ये। पॉलीमर में उनके पास फैसिलिटी नहीं रहती है सर। ये लोग गए हैं जो नए लोग हैं सर, पॉलीमर में करते हैं लेकिन हमको दिखाते नहीं है सर। डायरेक्टली रिपोर्ट प्रोक्योरमेंट को जमा करते हैं, वो फैक्ट्री टेस्ट में आता है तो अपने को वेरीफाई नहीं कराते हैं। कोई पॉलीमर मैन्युफैक्चरर उसके यहाँ जाके देखेंगे सर, मंडीदीप में है सर। ठीक है। मेरा एक क्वेरी था इसमें, सचिंद्र जी सर। जी, ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टाइप के दो टाइप के हैं। मैंने भी एक स्टडी की थी, उसमें सिमेट्रिक वाले को ज़्यादा यूजफुल बताया गया था, बट अपने यहाँ नॉर्मली असिमेट्रिक ही लगा रहे हैं, राइट? जी जी। आपका क्या वर्जन? आपने भी अपने लेक्चर में अभी बताया कि सिमेट्रिक ज़्यादा बेटर है। ये सर जो असिमेट्रिक है सर, उसमें रबड़ कम लग रहा है सर। एक हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट का इफेक्ट, और दूसरा हो सकता है सर जो बर्ड बीट वगैरह होती है ना सर, और जो डिपोजिशन होता है सर वो कम होता है। हाँ, वो इसमें कम होगा सर, इसमें ज्यादा होगा। तो बाकी सर मैन्युफैक्चरर से पूछना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं करते हो। अपने यहाँ सभी असिमेट्रिक है जहाँ तक मुझे। जी जी सर, असिमेट्रिक ही है सर जी। एक दूसरी क्वेरी थी, आशुतोष आप भी बोल सकते हैं, कि अपने यहाँ जो अभी तक फेल हुए हैं, जो अभी ABI के सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं, तो उसमें FRP रॉड जो है वो पंचर हो रहे हैं। आप लोग का अभी, आप लोग भी स्टडी करते हैं, काफ़ी डीप स्टडी किया आप लोगों ने, क्या रीज़न लग रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या ये अभी 8-10 दिन के बारिश में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर उसने एब्जॉर्व कर लिया, इसलिए FRP रॉड पंचर हो रही है? तो क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या मौसम का असर है? थोड़ा इस बारे में बताइए आप लोग स्पेसिफिकली। सर, ये लीकेज करंट बढ़ने से हो रहा है सर, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही होगा सर। क्योंकि सर वो पॉलीमर जो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है सर, उसको वाटर से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही से हुई है सर। लीकेज करंट का ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ेगा नहीं। अगर लीकेज जहाँ है सर, ये मेटेलिक और सिलिकॉन जहाँ सर दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं ना सर, वहाँ से सर प्रॉब्लम है, वहाँ से लीकेज करंट बढ़ रही है। अच्छा, वहाँ से मतलब मॉइस्चर अंदर जा रहा है, ऐसा माने अपन? जी सर, जी सर। आशुतोष, सचिंद्र आप बताएं थोड़ा। सर ये मेरा दोस्त है सर, वो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। बोला कि 4-5 साल तक तो ये मतलब पॉलीमर उनके यहाँ पहले आया था, 4-5 साल तक तो सही रहता है, फिर धीरे धीरे ये फिर ज्यादा ब्रेकडाउन होने लगते हैं। तो वो मुझे लगता है सर लीकेज करंट भी है, और जो ये जैसे पोल्यूशन की वजह से जो इसमें टेस्ट में दिख भी रहा था, ड्राई बैंड जो हो रहा था सर, ड्राई बैंड बढ़ रहा था, वो हो सकता है पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सर ये ड्राई बैंड इसमें बढ़ता रहता है सर। तो वो एक तरीके की खराबी करता है पॉलीमर को, जैसे ये इसमें दिख भी रहा है सर। अब हमको ये मतलब इसमें ऐसे तो रात में दिखेगा वहाँ पे को देखे तो, लेकिन अभी होगा तो मैं दिखवाऊंगा सर एक आध बार इसको कि होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पार्शियल डिस्चार्ज अभी टूल किट आया है पॉलीमर के लिए, उसका मुहिम चलाना चाहिए ऐसा लगता है। अभी वो डिटेक्ट हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया इसमें इसकी वजह से। हाँ,
मैन्युफैक्चरिंग का भी है सर, जैसे एक लाइन है गमेसा सर, वो उसमें 15 से ही लगी है उसमें डिस्क ये पॉलीमर, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब जैसे नई लाइनें जो आई हैं सर, जो अपनी जो बढ़ोत की हुई थी सर, वो 2021 के मार्च में 31 मार्च को चार्ज हुई है वो, और ये सर फरवरी 2019 में चार्ज हुई है। ये 2023 में उसमें ब्रेकडाउन शुरू हुए, 3 ब्रेकडाउन हो गए हैं अब तक उसमें, और ये वाला पॉलीमर वाला अभी हुआ, पहली बार हुआ है इसमें। तो टोटल चार ही ब्रेकडाउन हुए हैं। एक आपने कोटिंग का भी बताया, इसके ऊपर अगर कोटिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाए तो मेरे ख्याल से इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, मेरा भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। ये जिंक ऑक्साइड की कोटिंग का था ना सर, वो मैं देख रहा हूँ सर, वो मिल जाए, वो पूरा ऑथेंटिक नहीं था इसलिए मैं पूरा डिस्क नहीं किया, एक जगह देख रहा था, क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे पास, वो क्रेडिट कार्ड से खरीदने को बोल रहा था सर। अच्छा, नहीं देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वो आजकल फ्रॉडरी ज्यादा रहता है। आप महाराष्ट्र में आपके जो कलीग हैं उनसे एक बार और थोड़ा सा बात करें, उन लोगों ने और क्या रेमेडियल एक्शन या कुछ मेजर्स क्या लिया इसके ऐसे बार फेल होने से, या तो खरीदना बंद कर दिया होगा या फिर उस पर कुछ खरीदना बंद कर दिए हैं सर, खरीदना बंद कर दिया। एक और सर लीकेज करंट पे टेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो जो अपना टेंशन टावर है उस पे कर सकते हैं, सस्पेंशन वाला तो जल्दी बदल लेते हैं, टेंशन वाले में सर गैंग अभी तो और ज्यादा दिक्कत है, गैंग नहीं है तो टेंशन वाले में दिक्कत आती है सर, तो उस पे टेस्ट कर सकते हैं लीकेज करंट बरसात में कितना फ्लो हो रहा है। चलिए बाकी और हमारे गमेसा में कौन सी डिस्क लगी है, कौन से मैक की डिस्क लगी है, थोड़ा देखा क्या मैन्युफैक्चर कौन सा है? एबीआई की है सर उसमें ज्यादातर। हाँ तो ये अब ये थोड़ा मालूम करो ना एबीआई वालों से कि ये दोनों में उनका ये वाला सप्लाई और इस सप्लाई में क्या अंतर है, क्या तो उनसे भी चर्चा करो एबीआई वालों से कि भैया ये फेल हो रही है और ये नहीं हो रही है, तो कुछ वो भी अपना, जैसे कि अपना जो मैनुअल है ना सर, उसमें जिंक ऑक्साइड की कोटिंग रहती है सर, वो जिंक, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सर केमिकल एनालिसिस जिंक यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, जिंक करते तो हैं सर वो, अब वो कितना करते हैं ये नहीं पता, मतलब ये हम हमारे सामने टेस्ट भी नहीं होता, ये भी है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसे पूछें कि भाई कितना मिलाते हो, कितना करते हो, जी इसका मैं देखूंगा सर। हाँ नहीं वही एबीआई की दोनों डिस्क, अब एबीआई की एक जगह फेल हो रही है एक जगह नहीं फेल हो रही है, तो आप ज्यादा अच्छा मतलब एनालिसिस कर सकते हैं आप उस एरिया में। जी जी तो अब अपने आप एबीआई की 17-18 की ज्यादा फेल हो रही 2017-18, और जैसे सचिंद्रा ने बताया कि 2019 में बनी है वो लाइन गमेसा वाली, नहीं सर उसमें वो नहीं 16 की है, उसकी डिस्क जो लगी है वो पॉलीमर वाली 2014 के है सर। अच्छा थोड़ा पुरानी मालूम है। करो सचिंद्रा, वो भी हाँ मतलब इनकी एबीआई की भी अलग अलग फैक्ट्रीज होगी कि दोनों एक ही फैक्ट्री की माल है कि अलग अलग है, कहीं जानकारी निकाल सकते हो तो देखो, तो अपने को तो ये भी अंदाज लगेगा, जैसे एक कुछ हालोल में बनाते हैं गुजरात में, और भी कहीं एबीआई की उसी नाम से देते हैं क्या? अच्छा जी सर, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का भी फर्क है इसमें, वही दोनों एबीआई की लगी है ना सर, इसीलिए तो मैंने सर वो क्वेश्चन पूछा। आपका मतलब समझ रहा हूँ, एक तो दोनों की टेस्ट अपन करा सकते हैं जी, गमेसा का भी इंसुलेटर निकाल लें, इधर तो है ही अपने पास नई वाली, तो जी सर करा के वो कंपैरिजन हो सकता है। सर एक चीज और कर सकते हैं सर इसमें, जो सस्पेक्टेड लोकेशन दिख रही है इन लोगों को पॉलीमर की, वहां पे लीकेज करंट मेजर करा लिया जाए पहले, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बिल्कुल 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 करा सकते तो सर मेनली जैसे कि इटारसी वाले बोल रहे हैं और उज्जैन वाले बोल रहे हैं, तो अपने को लाइव लाइन में ही समझ में आ जाएगा, उसके बाद डिस्क निकाल के देखा जाए उसमें, तो जो अपने लेडार की किट है उसमें सिर्फ लीकेज करंट वाला जो सीटी है वो यूज करें, और लीकेज करंट कितना फ्लो हो रहा है, ज्यादा दिख रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि लीकेज करंट का इशू है कि नहीं है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या वो जो टीटी वाला है उसमें तो मेरे ख्याल से पूरे मतलब 6 फेस का आता होगा, कैसे आता है? हाँ सर, मतलब टावर का जो लैग है उस पे आता है वो, उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वाला पॉलीमर में लीकेज है अलग से। इक्विपमेंट के तीनों पार्ट को एक साथ यूज करना पड़ेगा अंकित, मतलब उसका जो साउंड वाला सिस्टम है वो भी सब अलग अलग पॉलीमर पे, मतलब वो देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉलीमर मतलब वीक हो रही है, तो आपको आइडेंटिफाई होगा वो। जी सर, जी सर। मतलब वो पार्शियल डिस्चार्ज वाला इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। सचिंद्र जी सर,
मतलब ये इससे अर्थिंग वगैरह के इम्प्रूवमेंट से क्या फायदा मिलेगा? मतलब अपने जैसे पिछले 2-3 क्लासेस अर्थिंग के ऊपर चली थी, अभी जैसे आपने पार्सली डिस्चार्ज और ये बोला, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? मतलब उस पर कुछ है क्या आपके पास कुछ, मतलब या और कोई भी इस संबंध में जानकारी दे सकता है तो बताइए। मतलब जैसे अपन अर्थिंग इंप्रूवमेंट भी करने की कोशिश करेंगे तो उससे इन पॉलीमर में कोई बचाव होगा या ये उससे कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा सर, जैसे कि अगर जैसे 3 टाइप के सर होते हैं, जैसे पावर इसलिए सर्ज पूछ रहा होता हूँ है, कि बाकी सब लोगों को भी मतलब जैसे अर्थिंग और इसका संबंध मैच हो जाए। जी नहीं जी। मैं वहीं पे आ रहा हूँ सर। एक तो पावर सर्ज होता है सर, दूसरा अपना स्विचिंग सर्ज होता है 400 में, और फिर एक होता है लाइटनिंग वाला इम्पल्स सर्ज होता है सर। जो इम्पल्स आता होगा सर, तो वो जो भी वीक बैंड, जो भी वीक इंसुलेशन में जो भी वीकनेस आई है सर, वो कास्केडेड हो जाता होगा। मतलब एक तो वो जो वीक इंसुलेशन होता होगा सर ना, जैसे कि इसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड तो एफआरपी पे ज्यादा लग रहा है सर। एफआरपी पे जैसे करंट डेंसिटी पे देख रहे हैं तो इस पे ज्यादा है, तो हो सकता है वो उसमें मतलब खराब हुआ हो, डिग्रेड हुआ हो पॉलीमर, जो भी हुआ हो, तो उसकी वजह से वो एक तरीके का कैटलिस्ट जैसा वर्क करता होगा, इनहेंस कर देता होगा सर। तो वो पहले से अगर पॉलीमर खराब है हमारा जो भी है, तो उसके थ्रू करंट फ्लो हो जाता होगा सर। तो वो मेरे को लगता है अगर हम उसमें, जहाँ मैं 2 जगह पे देखा किया हूँ अभी, लेकिन टिपिंग वगैरह में गैंग चल रही थी, तो उस पे क्या बोलते हैं अपना सनफर्मा के दोनों इन पे सर, वहाँ पे 2-3 टावर में, वो मैं जो काउंटर पॉज अर्थिंग के लिए देख रहा हूँ, बरसात हो रहा है अभी, फिर वहाँ पे कराऊंगा सर मैं। फिर उसके बाद देखूंगा सर, क्योंकि वहाँ वो इसी पे 2 बार हुआ है, एक बार गैंट्री पे हुआ है और एक बार पहली नंबर के टावर पे हुआ है सर। तो उस पे दोनों पे मैं कराऊंगा सर अभी, फिर उसके बाद देखूंगा कि क्या होता है। इफेक्ट तो पूरा पड़ेगा एरिया सर, बैक फ्लैश ओवर होगा सर। और ये पूरा मेरा एरिया कहना है रॉकी है ना वो? जी सर। पूरा एरिया रॉकी है ना वो, जहाँ पे आपका वो अभी जो ब्रेकडाउन है? रॉकी है सर, पूरा सनफर्मा पूरा रॉकी है सर। और ये लाठी मैं बोल रहा साहब, था, लाठी साहब, हेलो। सर 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 अगर पार्शियल डिस्चार्ज इंसुलेटर के थ्रू हो रहा है तो उसमें अर्थिंग करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, पहले अपन ने पोर्सिलीन में भी कितने इंसुलेटर जिनमें कि डस्ट डिपॉजिट थी उनको क्लीन किया या बदला है, तो वो अर्थिंग लाइटिंग वजह से थोड़ी हो रहा था, अर्थिंग वजह से हो रहे थे, उनमें डिस्चार्ज हो रहा है। पर आपकी जो लिडार मशीन है ना, उससे पता चल जाएगा कहाँ पे लीकेज करंट मतलब डिस्चार्ज हो रहा है इंसुलेटर। हेलो। जी जी सर, जी सर। हाँ, अगर कार मशीन अभी हमने यहाँ चेक किया था पोर्सिलीन पे, तो वो उसमें हमिंग साउंड अच्छा आता है, मैंने खुद चेक किया था। अगर खराब है तो वो बता देता कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, हमिंग साउंड आता है उसमें। और किसी के कोई क्वेश्चन है सर? पॉलीमर को जो जिस तरह से ये सिस्टम में एंटर हुआ है, इसकी जो रिसर्च हुआ है, उसमें जो उसका मैन्युफैक्चरिंग तो एक कंपोनेंट है ही, लेकिन वहाँ से जो सप्लाई, फिर स्टोरेज, उसके बाद उसका इरेक्शन और फिर कमीशनिंग, इन सब के बीच में भी बहुत सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। वो आपके मतलब लगभग 80% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता है। इसमें एक परवार साहब ने प्रेजेंटेशन दिया था, आप सब लोग रिकॉल कर सकते हैं ना, इसका प्रॉपर इसका स्टोरेज और उसके फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो शेल होता है ऊपर में, वो शेल को बराबर मेंटेन रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपके लगभग 80% जो वेज है वो बढ़ा सकता है, इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। राइट, थैंक यू। हाँ पूछिए आपका। सर नमस्कार, मैं पंकज यादव ATL कटनी से। सर ये सर सी साहब, आदरणीय सी साहब ने तो वो पॉइंट कवर कर दिया सर मेरी इसमें। जो मैं पूछना चाह रहा था कि स्टोरेज में सर हम लोगों को इसको हैंग करके रखने के लिए बताया गया था, तो उसी कारण हम लोग उसको हैंगिंग करके रखते थे, पर रखते हैं अभी भी। उसके साथ साथ इसके चारों तरफ इसमें क्या प्लास्टिक भी लपेट कर रख देना चाहिए क्या, ताकि इसमें डस्ट फॉर्मेशन ना हो? और दूसरा क्वेश्चन सर, अगर मान लो कोई पॉलीमर इंसुलेटर अगर फ्लश ओवर होकर फील्ड से निकल के आता है, तो उसका कितना वैल्यू, मेगर वैल्यू तक में अपन देख सकते हैं कि अगर उसका वैल्यू सही बता रहा तो दोबारा यूज कर सकते हैं उसको? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। अभी रीयूज के बारे में तो कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, तो अभी यूज नहीं करना है। अभी इस संबंध में कमेटी फॉर्मेशन में है, और भी कुछ चीजें निकल के आएंगी,
इसी पॉलीमर के संबंध में, है ना। तो अभी तो और भी मैं बात करूंगा साहब, इसमें कुछ बोलना चाहें तो रीयूज अभी नहीं का। और इसकी जो मेगर वैल्यू जैसे अपन टेस्ट करके निकाल के देखते हैं सर, तो कितने लिमिट तक की इसकी अपन वाइबल मान सकते हैं कि ये चीज वर्किंग कर रही है? अभी इस पे भी कोई ऐसा कोई गाइडलाइन तो नहीं है। बस जो इंसुलेटर दूसरे अपन यूज करते हैं, मतलब जो इसकी थी पोर्सिलिन वाली, है ना, जी जी। वो तो आपका 11 केवी या 33 केवी का जो सिंगल होता है उसी की, उसके लिए गाइडलाइन। अभी ये 132 केवी एक कंपोजिट है, तो उसके लिए बात करते हैं प्रोक्योरमेंट वगैरह से, कुछ भी सिस्टम पीएनडी से, ठीक है सर। पंकज जी, सर आपका जो क्वेरी है उसमें जो अभी अपने पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है वो ये है कि फ्लैश है, सिंपली फ्लैश है अगर पॉलीमर में, तो उसको बदलना भी नहीं है और उसको मेंटेन रखना है, राइट। ये अनलेस आपकी एफआरपी रॉड पंचर नहीं हो जाती, एफआरपी रॉड पंचर हो रही है तभी आपको उसको बदलना है। हाँ सर। तो आपको मेजर करना चाहिए, मेजर करने से कौन सा वैल्यू तक चलाना है, मेजर का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। जो पंचर हो गई उसको तो रिस्टार्ट करना है, जो फ्लैश है उसको बदलना नहीं है, राइट सर ठीक है जी। और इसमें जो पॉलीमर, जिसमें जो पॉलीथीन जो लपेट के रखना चाहिए, या फिर इसको कुछ स्पेशल इसके फ्लैप ना मुड़ जाए, जैसे रखते समय, हैंडलिंग करते समय, स्टोरेज करते इसका समय? आता है ना, इसका शेल के साथ में सप्लाई होता है ना, इसका एक शेल आता है, कवर आता है इसका। तो वो तो यूज होने के बाद तो थ्रू हो जाता है सर। उसके बाद जो अगर मान लो कुछ अगर ऐसा पीस आके रखा तो उसको क्या लपेट के रखना चाहिए क्या स्टोरेज में ना, स्टोरेज में वो शेल के साथ में रखना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, शेल उसके साथ में रहे जी। वर्टिकल भी हैंगिंग कर रहे तो शेल साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको जब ट्रांसपोर्ट करेंगे ना तो शेल के साथ में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। और बल्कि इंस्ट्रक्शन तो यह है कि जब ये इरेक्शन हो जाएगा तो शेल के साथ में इरेक्शन करना चाहिए, और जब फाइनल हो जाएगा तब वो शेल को उतारना चाहिए। सर ठीक है सर। यहाँ तक के इंस्ट्रक्शन है। इतना उसका जो पॉलीमर है उसको इतना सेव करके रखना है, राइट। ठीक है सर। सर सर नमस्कार, एटीएलएम सतना बोल रहा था सर। हाँ मिर्जा बोलिए। सर ये तो सर उस हाइड्रोक्साइड टेस्ट में सर ये जज किया जाता है कि सर इंसुलेशन वैल्यू जो कम होती है पॉलीमर की आफ्टर फ्लैश ओवर, तो ये 24 से 48 घंटे में रीगेन कर लेता है पॉलीमर सर। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जो ये 24 से 48 घंटा होता है, इस बीच में अगर हैवी लाइटनिंग या हैवी स्विचिंग सर जाएगा तो पॉलीमर के ब्रेकडाउन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सर। तो ये एक कारण हो सकता है सर श्री राधे का, जो पॉलीमर जल्दी जल्दी फ्लैश ओवर हो रहा है सर, कम टाइम में सर ब्रेकडाउन हो रहा है सर। बिल्कुल सही बोला आपने जी सर। रीगेन नहीं हो पाया और उसके पहले ही कोई लाइटनिंग हो जाए तो निश्चित रूप से ब्रेक होगा। जी सर। थैंक यू सर। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इसको शेल में ले जाते हैं कि कवर में, पॉलीमर को जब अपन रिप्लेस करने जाते हैं तो पंकज सर ये इसको सेल में ले आते हैं सर। मेरे सामने तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई लाइन की, मुझे तो मेंटेन करने के लिए मिला, लेकिन हमारे पास जो भी है मेंटेनेंस बदलते हैं जब अपन, जैसे स्टोर से ले जाओगे ना बदलोगे तो। हाँ सर, उसको सेल में रखते हैं सर, सेल में ले आते हैं सर, कवर्ड में। सेल नहीं है तो अपन पीवीसी पाइप खरीद सकते हैं उस साइज का। हाँ सर, पाइप उसको भी बनाया जा सकता है, मतलब यहाँ नहीं है शेल, कवर नहीं है तो ऐसा अपन टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लें सर। पीवीसी पाइप खरीद लें और उसको साइज का काट पीट के उसके अंदर रख के ले जाएं। यस सर जी सर। हाँ ये सही आइडिया है। साथ में मैं ये भी ऐड करना चाह रहा था, अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं ये कहना चाह रहा था कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली लाइन को मेंटेन हमें करना है और उसके जो भी कमी पेशी होगी वो सब हमें फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी ये फिर अपन प्रैक्टिस बनाए रखे कि कंस्ट्रक्शन जब भी होता है तो वहाँ पर जो भी अपन सुपरविजन करते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं उसको आखिरी में वेट करते हैं, तो पहले उसके बीच में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी अपने को जा के साइड पे इस तरह की चीज़ों को और इस तरह की बातों को रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा लगता है कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो कंस्ट्रक्शन को या हमारे डिपार्टमेंट को खबर करना चाहिए जी। यस सर। अच्छा सर, इसको नॉर्मल जैसे अपन पोर्सलेन को साफ करते हैं वैसा इसको भी साफ किया जा सकता है क्या? कुछ हल्के फुल्के पानी से या एसिडिक वाटर से किया जा सकता है क्या नॉर्मल कोर्स में, जब शट डाउन के समय?
क्लीन करके ही लगाना है अपने को, तो डस्ट तो जमी जाती है। नहीं, लगी हुई लाइनों को लाइनों में जो लगी हुई है उसको क्लीनिंग प्रोसेस में किया जा सकता है, उससे शायद कुछ परफॉर्मेंस शायद इम्प्रूव होता हो, ऐसा मैं हो जाएगा जी। इसमें मुझे लगता है सचिंद्र कुछ बता सकते हैं, सचिंद्र या अपने राय, आशुतोष राय और दुबे साहब भी बोल सकते हैं, क्योंकि दुबे साहब ने काफी काम कराया है, डिस्क क्लीनिंग का काम कराया और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। करके देख सकते हैं सर। क्लीन कर सकते हैं सर, क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या यूज करना क्लीनिंग के लिए? हाँ हाँ, नहीं पानी से क्लीन कर लें सर, कपड़े से, पानी से। अच्छा अच्छा, चालू लाइन की बात कर रहे हैं। हाँ, पॉलीमर में कर सकते हैं शटडाउन के दौरान सर, शटडाउन के दौरान हाँ कर सकते हैं शटडाउन के दौरान। शटडाउन में तो कर ही सकते हैं। चालू लाइन में नहीं करेंगे, उसका अपने पास प्रोसेस नहीं है। अपने पास नहीं है, वो व्हीकल माउंटेड आता है, डिस्टिल वाटर से क्लीनिंग करते हैं, स्प्रे जो जेट से, वो अभी अपने पास है नहीं। चलिए, और किसी का क्वेश्चन हो तो, समय काफी हो गया। नमस्कार सर। सर एक एंटी कोरोना रिंग का बताया गया है सर कि जैसे अपना कंडक्ट एंड पर रहता है तो उसको अगर क्रॉस आर्म एंड पे भी रखे तो हो सकता है सर कुछ फ्लैश ओवर कम हो। सचिंद्र बताएंगे क्या इनकी क्वेरी है? मतलब सर में इसके क्या रहता है सर, क्रॉसर एंड पे लगाते हैं ना सर जब, तो जो स्ट्रेस रहता है ना सर इस पे, जो ट्रिपल पॉइंट बनता है उसके बजाय इस पे बनता है, कोरोना रिंग पे बनता है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इसमें इस ग्राफ में भी दिख रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ तो रहा है यहाँ पर, मतलब उसकी स्टेट बढ़ रही है, लेकिन वो जो ट्रिपल पॉइंट है ना सर वहां पे नहीं बन रहा है, बल्कि कोरोना रिंग पे बनता है वो। तो लगाने से बेनिफिट होगा सर। क्रॉसर रिंग पे लगा करके देखें अगर ट्रायल बेसिस पे, मतलब एक आध दो लाइन में जिसमें ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है उसमें लगा के देखें तो बेनिफिशियल रहेगा सर। जैसे 220 के पॉलीमर में यहाँ पे ये कोरोना रिंग के साथ ये बढ़ रहा था, लेकिन ये जो टिप एफआर पे रॉड पे नहीं बढ़ रहा था, ये यहाँ पे नहीं होकर के इस पे आ रहा था, जो अपना जो रिंग है ना उस पे इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो जो वोल्टेज ग्रेडियंट है, तो बेनिफिट तो रहेगा सर। ट्रायल बेसिस पे कर सकते हो इसको। सचिंद्र, जो भी अपने मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ ब्रेकडाउन हुए हैं, क्या उनमें ये कोरोना रिंग अवेलेबल थे या नहीं थे? मेरे वाले में तो नहीं थे, जहां पे देखा हूं 4 हुए हैं अब तक, चारों में तो नहीं थे, टेंशन में भी नहीं थे, सस्पेंशन में भी नहीं थे। 220 के कंडक्टर एंड पे कोरोना रिंग था जो 16 अगस्त को हुआ था, उसके क्रॉस आर्म एंड पे नहीं था। चलिए, और किसी की क्वेरीज हो तो फिर क्लोज करें। सचिंद्र ने बहुत अच्छे से बताया है जो भी इफेक्ट होते हैं, और बाकी सबने भी पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने भी पार्ट लिया है उन्होंने अच्छी जानकारी शेयर करी है। MPPTCL के लिए इस महत्वपूर्ण और जानकारी युक्त प्रोग्राम के लिए हम सभी एक दूसरे के लिए शुक्रगुजार हैं।